गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का क्लास हम लोगों का है पॉलिनोमियल से रिलेटेड, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा कि रियल नंबर के बेसिस पर यूक्लिड्स लेमा क्या होता है। रियल नंबर पर कुछ प्रॉब्लम्स मैंने करवाया, हालांकि काफी छोटा सा क्लास रहा है। मैंने सिर्फ उसी तथ्यों को उसमें दिखाया है जो कि इम्पोर्टेंस है। बाकी छोटा मोटा चीज आप सभी लोग जानते होंगे कि रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसे क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो पहले से पढ़ाया गया था। मेन रूप से हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, कैसा एक्सप्रेशन, इस तरह का, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, ऐसे एक्सप्रेशन को कहा जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इस तरह के एक्सप्रेशन को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। व्हाई अलजेब्राइक? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब है अलजेब्रा से, और अलजेब्रा हम किसको कहते हैं, तो वैसा सब्जेक्ट या वैसा टॉपिक जिसमें ए बी सी को वेरिएबल की तरह, कांस्टेंट की तरह यूज हम कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड को यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग कहते हैं अलजेब्रा। ठीक है, अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन भी होता है, जिसमें साइन आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, टेन आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो एक्सप्रेशन अलग अलग तरह का हो सकता है। तो फिलहाल ये एक्सप्रेशन हमारा जो है वो ए बी सी एक्स वाई जेड एन 1 2 3 ये सब पर बेस्ड है, इसलिए ऐसे एक्सप्रेशन का नाम दिया गया है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एंड एक्सप्रेशन इसलिए बिकॉज इसके पास सिर्फ एक टर्म है ओनली। ठीक है, इसलिए हम इसको सिर्फ एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर इसके दोनों तरफ टर्म होता है एलएचएस एज वेल एज आरएचएस, तब ये एक्सप्रेशन ही, तब ये इक्वेशन हो जाता। ठीक है, एक्सप्रेशन सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल, ये सिर्फ या तो ये एलएचएस हो सकता है या तो ये आरएचएस हो सकता है, बोथ साइड्स तो है नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं अगर x = 3, इट इज एन इक्वेशन। लेकिन अगर लिखते हैं x - 3, दिस इज एक्सप्रेशन। इसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं एंड इसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन में दो साइड्स होता है, एलएचएस एज वेल एज आरएचएस। जिसमें कंपैरिजन हो सकता है उसको इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है उसको क्या कहा जा सकता है, एक्सप्रेशन कहा जा सकता है। अगर कंपैरिजन इक्वल आता है तो उसको इक्वेशंस कहते हैं, अगर कंपैरिजन अनइक्वल आता है तो उसको इनइक्वेशंस कहते हैं। खैर ये सब तो छोटी मोटी बातें हो गई, फिलहाल यहाँ पर चलते हैं। तो अगर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2 डॉट 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 an, लास्ट में x to the power n minus n खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पावर 0 आ जाएगा, x पर पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो और यहाँ पर a1 a2 a3 an जो ये सब लिखा हुआ है, ये सारा का सारा क्या है, कोफिशिएंट्स है। ठीक है, और यहाँ पर जो पावर दिखाया जा रहा है, सारा का सारा जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंडेक्स का होना चाहिए, कि सारा का सारा पावर जो है वो प्लस में होना चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव पावर होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल डिफाइन ही नहीं करेगा। पॉलिनोमियल डिफाइन करने की सबसे नेसेसरी चीज है, जो इसके पास पावर है वो मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अदरवाइज ये पॉलिनोमियल्स को वैनिश कर जाएगा। एकदम सबसे जरूरी बात है, इस बात को ध्यान रखना है एकदम। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं कि 2 3 7 कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स प्लस में रह सकता है, माइनस में रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पावर को देखा जाए, इस पर पावर पॉजिटिव, इस पे भी पावर पॉजिटिव, इस पे पावर कुछ नहीं, तो उसका मतलब है x टू दी पावर 0, यानी कि 0 पावर हो गया। ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। अगर लिख दिया जाए कि 2x प्लस 7 रूट x प्लस 5, अब यहां पर देखा जाए, यहां पर 2 7 5 ये सारा का सारा कोफिशिएंट है,
पावर देखा जाए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर पावर कितना है, हाफ है। क्या कहा गया पावर के बारे में, एक तो इंटीजर होना चाहिए, दूसरा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, तभी क्या होता है, वैलिड होता है पॉलिनोमियल। तो यहां पर से ये पॉलिनोमियल वैलिड नहीं है, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। अनदर अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 5 अपॉन x प्लस 3। क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पर x है, 5x पे पावर -1 है, प्लस 3 है, पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड पॉलिनोमियल कैसा होता है, किस तरह का होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं। तो डिफिनीशन ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल आसानी से पहचान में आ जाएगा। बस बेसिक सी चीज है, उसका पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इतना बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो नोट कर लिया जाए, वीडियो को पॉज करके। आई होप नोट हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉलिनोमियल होता है इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। यानी कि पॉलिनोमियल का जो टाइप्स होता है हम उसको 2 टाइप्स के कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरे को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। डिग्री या फिर इसको हम पावर भी कह सकते हैं। यानी कि पॉलिनोमियल का जो भी टाइप्स है, पॉलिनोमियल का जो अलग अलग वेरियस टाइप्स है, वो डिपेंड करता है उसके डिग्री पर या फिर पावर पर या फिर उसके टर्म्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, उस पॉलिनोमियल पर जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, अभी मैंने क्या एग्जांपल लिया था, जैसे कि 2x² प्लस 7x प्लस 5। तो यहां पर पॉलिनोमियल पर डिग्री 2 भी है, डिग्री 1 भी है एंड डिग्री 0 भी है। तो इनमें से जो सबसे हाईएस्ट होता है, इसी हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। तो सबसे जरूरी चीज डिग्री मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है डिग्री। मैक्सिमम क्या हो सकता है, जहां तक लेके उसको चले जाएं वहां मैक्सिमम हो जाएगा, डिग्री निगेटिव में नहीं जा सकता, बिकॉज पॉलिनोमियल का डिफिनेशन ही ये कहता है कि डिग्री कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, जब भी रहना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए। तो अगर मान लिया जाए कि कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री है 0, ऐसे पॉलिनोमियल को कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं 5 हो गया, 6 हो गया, -7 हो गया, etc। ये सारा का सारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्योंकि अगर देखा जाए कि 5 के पास डिग्री क्या है, 0 है, 6 के पास डिग्री क्या है, 0 है, -7 के पास डिग्री क्या है, 0 है। जिसका डिग्री 0 वैसे पॉलिनोमियल को कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मान लिया जाए किसी का डिग्री 1 हो जाए तो ऐसे पॉलिनोमियल को कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 2x प्लस 3 -5x -4 या फिर 6z प्लस 4, ये सारा का सारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्योंकि इसका डिग्री कितना 1, इसका डिग्री कितना 1, इसका डिग्री कितना 1, सबका डिग्री तो 1 है। जिसका डिग्री 1 है वैसे को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर डिग्री का वैल्यू 2 हो गया, यानी कि मैक्सिमम पावर अगर 2 हो गया, तो वैसे को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि एग्जांपल में x² प्लस 5x प्लस 6, 2x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 3 हो जाए तो इसको कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हो गया x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 6x³ माइनस 8। ये सारा का सारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर डिग्री का वैल्यू 4 हो जाए तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। डिग्री का वैल्यू 4 तो ऐसे को कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 5 हो जाएगा पेंटा पॉलिनोमियल, हेक्सा पॉलिनोमियल, हेप्टा पॉलिनोमियल। इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो हम उसका नाम धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ज्यादा दूर का जरूरत पड़ता नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर मिलेगा तो हार्डली से हार्डली बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक जाएगा। ठीक है,
अब अगर देखा जाए टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को क्या क्या नाम दिया जा सकता है? टर्म्स मींस कितना उसके पास पद है, टर्म्स का हिंदी पद होता है, ठीक है, कितना उसके पास पद है उसको गिन करके पॉलिनोमियल का नामांकन किया जाता है। जैसे कि कम से कम अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखेंगे एक टर्म उस पर डेफिनेटली होगा, ठीक है, जैसे कि हम यही लिखे हैं, है ना, यहाँ पर 5 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, इसके पास क्या है? एक टर्म है। अगर हम देखें कि सिर्फ हम 5y लिखें, अभी भी इसके पास क्या है? एक टर्म है। अगर हम लिखते हैं 6x² लिखते हैं, अभी भी इसके पास क्या है? एक टर्म है। तो अगर किसी के पास नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक है तो ऐसे पॉलिनोमियल को कहा जाता है मोनोमियल। और एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास क्या क्या हो गया? 5x हो गया, 6y² हो गया, 7z³ हो गया। सिंपली अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लें वो भी हमारा क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा, क्योंकि सभी के पास कितना है? सिर्फ एक टर्म है। इसको हम दो टर्म काउंट नहीं करेंगे, एक टर्म। दो टर्म कब काउंट करेंगे? जब उसके बीच में कोई एक्सप्रेशन आ जाए प्लस या माइनस से सेपरेट हो जाए, तब हम उसको क्या काउंट करेंगे? दो टर्म काउंट करेंगे, ठीक है। कभी भी टर्म जो होता है वो सेपरेट करने के लिए हम प्लस माइनस का यूज करते हैं जनरली, ठीक है ना। तो इसके बीच मल्टीप्लाई का साइन है, इसके बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो वो टर्म में काउंट नहीं होगा, वो सेम टर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास दो टर्म है तो उसको हम लोग कहेंगे बाइनोमियल। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास हो गया x + y, x² - 3x, x³ - 8, ये सारा का सारा क्या है? बाइनोमियल, क्योंकि इसके पास कितना टर्म है? दो टर्म है। अभी डिग्री के बेसिस पर नहीं देख रहे हैं, अब सिर्फ टर्म के बेसिस पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको मोनोमियल कहते हैं, इसको बाइनोमियल कहते हैं। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाए इसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो जाए इसको हम लोग टेट्रानोमियल कहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाए इसको हम लोग पेंटानोमियल कहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इसी तरह से बढ़ते चला जाए, बढ़ते बढ़ते n टर्म्स आ जाए तो n को क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल, ठीक है। इसीलिए इस पूरे का नाम पड़ गया पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन जो था शुरू में लिखा हुआ उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना था? n था। n नंबर टर्म्स का मतलब मेनी टर्म्स, और मेनी का मतलब क्या होता है? पॉली, है ना। पॉली का मतलब ही होता है मेनी, जिसका मतलब होता है उसी को पॉली कहते हैं, ठीक है। तो मेनी नोमियल थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा लगाने के लिए उसके सिनोनिम्स यूज किया गया जिसको हम लोग कहते हैं पॉली, और इसलिए इस चैप्टर का या फिर इस एक्सप्रेशन का नाम क्या पड़ गया? पॉलिनोमियल नाम पड़ गया, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड प्लीज नोट डाउन दिस। चलिए आगे चलते हैं कि इस पॉलिनोमियल के पास और क्या क्या चीज हो सकता है, इससे और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो हम लोग आगे चलेंगे एक एक करके डिग्री की बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और सम प्रॉब्लम्स ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है? जीरोज का मतलब क्या होता है कि वैसा x का वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह रख दें तो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, वैसे पॉलिनोमियल को वैसे वैल्यू को कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल अगर लेते हैं x + 5, हम आपसे पूछें कि x का कौन सा वैल्यू यहां पर रखें कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अच्छा, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए px का यूज कर सकते हैं, ठीक है, px का यूज कर सकते हैं, fx का यूज कर सकते हैं, qx का यूज कर सकते हैं, gx का यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह से। ये अंदर में जो x लिखा हुआ है इसका मतलब वो x वेरिएबल को यूज कर रहा है। अगर हम py लिख देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका मतलब वेरिएबल y के टर्म्स में है बस, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। तो एक पॉलिनोमियल है हमारे पास x + 5, अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? x की जगह 0 और यहां पर भी x की जगह 0, वैल्यू कितना हो गया? 5। क्या पॉलिनोमियल 0 हो पाया? नहीं हो पाया। ये x = 0 इसका जीरोज नहीं है, x का वैसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे। तो दिमाग में बात आएगा कि अगर हम x की जगह -5 रख दें
तो -5 प्लस 5 कितना हो गया, 0 हो गया। कितना वैल्यू रखने पर, x बराबर -5, इसका मतलब x इक्वल टू -5 क्या हो गया, इज ए जीरो ऑफ px, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरो कितना निकल करके आया, x इक्वल टू -5। आसानी से पता चल गया। अगर आप लोगों से हम पूछे कि x -7 इसका जीरो क्या होगा, सिंपल x इक्वल टू 7 रखेंगे, 7 - 7 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है जीरो निकालना। लेकिन अगर क्या होता है कि हम क्वेश्चन ऐसा कर दें कि x² - 5x प्लस 4 लगा दें, अब क्या होगा, अब ये काम उतना भी आसान नहीं होगा जितना आसान ये है। अब बारी बारी से हम वैल्यू रख करके चेक करना पड़ेगा कि आखिर x का कौन सा ऐसा वैल्यू है जिस पर इसका वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि इसको अगर हम fx मान लेते हैं, तो अगर देखा जाए कि अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 रखने पर 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 4, 1 - 5 + 4, 5 - 5 = 0। इसका मतलब x बराबर 1, 1 0 हो जाए। अगर हम x का वैल्यू 4 रखते हैं, तो 4 का स्क्वायर 5 × 4 + 4, 16 - 20 + 4, अभी भी आ गया 0, यानी कि x बराबर 4 पर भी आ गया 0। क्या यहाँ पर माजरा हुआ, इसके पहले तो x का एक ही वैल्यू मिल रहा था, लेकिन जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए, x का कितना वैल्यू मिलने लगा, 2 वैल्यू मिलने लगा। अनदर एग्जांपल, fx = x² - 4। अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -4, 4 - 4 0। अगर x का वैल्यू -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर -4, 4 - 4 अभी भी 0, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव होता है। यहां पर भी x का वैल्यू 2 आया और -2 आया। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हमारे पास पॉलिनोमियल जो होता है तो उसके डिग्री के बेसिस पर डिफाइन होता है कि इसका कितना सॉल्यूशन आएगा। जैसे कि अगर इसका डिग्री 0 है, मींस अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका नो सॉल्यूशन, हम x का कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर हमारे पास सिर्फ 5 दिया हुआ है तो हम x का क्या वैल्यू रखेंगे, 0 हो जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 कभी निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो डिग्री 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितना मिल रहा है, 1 है ना। देखा ये कैसा था, ये पॉलिनोमियल था लीनियर वाला, k को जीरोज मिला, 1 जीरोज मिला। ये था लीनियर पॉलिनोमियल, कितना जीरोज मिला, 1 जीरोज मिला। अब अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 2 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, इसमें कितना सॉल्यूशन मिला, 2। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना सॉल्यूशन मिला, 2, है ना, जीरोज में सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास x का 2 वैल्यू मिला। उसी तरह से अगर हम क्यूबिक ले लेंगे तो क्यूबिक में हमारे पास 3 सॉल्यूशन आएगा, 3 को 0 हो जाएगा। बात तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो जो है वो डिफाइन होता है उसकी डिग्री से, जितना डिग्री उतना उसका नंबर ऑफ जीरोज। नोट करके लिख दिया जाए, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कितना जीरोज होगा, इसका कितना जीरोज निकल सकता है, इसका कितना सॉल्यूशन निकल सकता है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले पॉलिनोमियल को चेक कर लेना है कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। जितना डिग्री है 100% उसका सॉल्यूशन भी उतना ही होगा। अब इसमें कुछ कंट्राडिक्शन भी आ सकता है कि कहोगे सर कि अगर 2 सॉल्यूशन निकला और दोनों का दोनों सेम है, तब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है, कि मान लिया जाए हमारे पास है x² - 4x + 4, हम एक पॉलिनोमियल लिए। ठीक है, हम यहां पर क्या करते हैं कि अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, 4 × 2 + 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 4, 4 8 में से 8 गया तो 0। और अगर हम यहां पर -2 रखेंगे तो 0 नहीं देगा, या रख के दिखा देते हैं, 4 × -2 + 4, यानी कि 4 + 8 + 4 16 हो गया। ठीक है, हम x का कोई भी वैल्यू रख ले दूसरा, ये 2 को सॉल्यूशन नहीं देगा। अब क्या हो गया, अभी तो हम कह रहे थे 100% सॉल्यूशन है, 100% ये वैलिड है, कहीं भी ये हमारा मिसमैच नहीं हो सकता है। तो इसके पीछे का रीजन आगे चल करके बताएं, जब हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, पहले इतना बात समझ में आ गई, जितना जीरोस चाहिए, जितना डिग्री होगा उतना ही जीरोस हमको मिलेगा।
अब ये जीरोस को हम क्या करें, पुटिंग करके निकाला, बार बार तो पुटिंग करना पॉसिबल है नहीं, तो हम आखिर जीरोस को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सा चीज है कि हमको अगर जीरोस फाइंड आउट करना है तो जो भी पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल को सीधा सीधी क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे, तो x का वैल्यू खुद डिटरमिन हो जाएगा। क्या सेम वैल्यू है, जीरो के बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू खुद डिटरमिन हो जाएगा, जीरो के बराबर कर देंगे। अगर इसी को जीरो के बराबर कर दिए क्या वैल्यू निकल करके आएगा, 1 और 4 है ना, जीरो के बराबर कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। हम इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4। क्या फैक्टर सभी लोग को निकालने आता है? अगर नहीं आता है तो एक बार मैं बताता हूं, अच्छे से सीखें। ये मिडिल वाला जो टर्म होता है इसको स्प्लिट करना है सब्ट्रैक्शन या एडिशन के रूप में, मतलब दो टर्म के रूप में, ठीक है। और हमारे पास जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और 4 का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू 4 4, और इसको इस तरह से स्प्लिट करना है ताकि, स्प्लिट करने का मतलब है ताकि जोड़ने या घटाने के बाद सेम वही टर्म मिले। मैथमेटिक्स का यही चीज है, हम जोड़े घटाए कुछ भी करें, फैक्ट नहीं बदलना चाहिए पुराना वाला, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। जोड़ने या घटाने से वापस वही चीज मिले, ठीक है। तो माइनस 4x माइनस x माइनस 5x हो जाएगा। अगर माइनस 4x प्लस x लिखेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये टर्म जो पहला और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लाई होकर गया है उसके बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो माइनस 4 इंटू माइनस 1 कितना होता है, 4 होता है, यानी कि चीज ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन लेंगे, तो यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहां से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, और इन दोनों टर्म का सेम होना जरूरी है फैक्टराइजेशन में, ताकि इस पूरे को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 1, दैट मीन्स x इक्वल टू 4 एंड 1। यही सॉल्यूशन निकल करके आया था। तो सॉल्यूशन को कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो का स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अगर इससे देखा जाए तो x का वैल्यू माइनस 2 आएगा, और इससे देखा जाए तो x का वैल्यू प्लस 2 आएगा, सेम टू सेम है। अगर इधर की बात करते हैं, इसमें कितना वैल्यू मिलना चाहिए, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे अगर हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2 माइनस 4 भी हो गया, माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 4 भी आ गया, ठीक है। कॉमन लिया जाए, x कॉमन लेंगे, x माइनस 2, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन, x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों में कॉमन, अभी भी कितना बचा, x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमको क्या चाहिए, जीरोज चाहिए। तो अब देखेंगे कि पहले वाले से जो सॉल्यूशन मिल रहा है 2 और दूसरे वाले से भी सॉल्यूशन मिल रहा है 2, क्या दो सॉल्यूशन मिला, दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, लेकिन दो सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, ठीक है। x का दो वैल्यूज मिल रहा है, भले दोनों का दोनों आइडेंटिकल, लेकिन सॉल्यूशन दो को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये बात का ध्यान रखना है। तो अब ये चीज देखो क्या हो गया, सही साबित हो गया ना, कि जितना डिग्री है उतना उसका जीरोज है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो x तो काफी आसानी से निकल जाएगा। अगर हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, क्या निकालने में, फैक्टराइजेशन करने में, ठीक है। और एक तरीका फैक्टराइजेशन का बताते हैं, शायद आप लोगों को अच्छा लगे और बहुत यूनिक और छोटा भी लगे, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने क्या कहा कि इसको इस तरह से स्प्लिट करना है ताकि इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं, -4 और -1, क्या -4 और -1 मिलकर के -5 बन जाएगा, डेफिनेटली है, दोनों को ऐड करेंगे -5 आ जाएगा। क्या इन दोनों को गुना करेंगे 4 आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, बस। और क्या हो गया, सॉल्यूशन, कहानी खत्म। इसके आगे x चिपका दिया जाए, इसके आगे x चिपका दिया जाए, इक्वल टू 0, x का वैल्यू 4 आ गया। हमारा एक लाइन में फैक्टराइजेशन भी हो गया और दूसरे लाइन में आंसर भी आ गया। इधर देखा जाए, इसको हम लिख सकते हैं -2 -2,
-2 -4 भी होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे +4 भी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, x इधर भी चिपका देना है, x इधर भी चिपका देना है, हो गया सॉल्यूशन। क्या? तो ये मेथड जो होता है काफी ट्रिकी है और बहुत ही इजी चीज है, ठीक है। और भी एक दो एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है 2x² - 9x एंड 7, ठीक है, इस तरह से। अब इसका क्या होगा? अगर यहां पर देखा जाए, हम इसको लिख सकते हैं -7 - 2, -7 और -2 कितना होता है? -9 होता है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? +14। क्या इन दोनों गुना करना +14 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 7 दूना 14 आ रहा है। चलिए ठीक है, कुछ नहीं करना है, आगे में x लगा देना है, आगे में x लगा देना है, ठीक है। अब क्या होगा? अब हमारा आंसर गलत हो जाएगा, सही नहीं आएगा। तब यहां पर क्या हुआ मिस्टेक? हमने क्या मिस्टेक किया? यहां पर जैसा बता रहे थे तो वैसा ही तो काम किया, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। इन दोनों क्वेश्चन में कॉमन चीज था, x² का कोफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा इस बात का, यहाँ पर -2 था ना, x² का जितना भी कोफिशिएंट है पहले हम जो भी मिला है उसको डिवाइड कर लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा? -7/2 और -1। x² का कोफिशिएंट 2 था, 2 से हम क्या किए? भागा दे दिए। अब x का वैल्यू लगा सकते हैं, अब बिल्कुल सही है, x का वैल्यू 1 आ जाएगा और 7/2 आ जाएगा, ठीक है। नहीं अगर विश्वास है तो अब इसको क्या करते हैं, दूसरे तरीके से बना के दिखाते हैं, नॉर्मल तरीके से। इसको लिख सकते हैं 2x² - 7x - 2x + 7 लिख सकते हैं। यहां पर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, x कॉमन ले सकते हैं, 2x - 7, यहाँ -1 कॉमन ले सकते हैं, 2x - 7, 2x - 7 पूरे में कॉमन मिल गया, x - 1 बराबर 0। x का वैल्यू यहां से अगर निकाला जाए, इक्वल करेंगे तो 7/2 और यहां से 1, क्या सेम है? बिल्कुल सेम, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक। तो नोट कर लिया जाए। अब हम चलते हैं 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल की तरफ, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि आखिर उसमें और क्या क्या चीज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दिया जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल काफी आसान है। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरली जो है ax² + bx + c के फॉर्म में दिखाया जाता है, ठीक है, जहां पर a b c कोफिशिएंट है और इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है, इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 2 होगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 2 होगा। इस नंबर ऑफ जीरोज को मान लेते हैं कि एक जीरोज अल्फा है और दूसरा जीरोज बीटा है। इसको अल्फा कहते हैं और इसको बीटा कहते हैं। 2 जीरोज है इसके पास, ठीक। अब जब जीरोज है, मान लिया जाए कि हमारे पास x² - 3x + 2 है, इसका अगर जीरोज निकाला जाए तो एक 1 होगा और दूसरा 2 होगा। x का वैल्यू 1 पर भी 0 हो जाएगा, ये 2 पर भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x का 2 वैल्यू आया हमारे पास, 1 आया और x बराबर 2 आया। तो क्या हम कह सकते हैं कि x - 1 बराबर 0 और x - 2 बराबर 0, ठीक है। तो अगर इसका ये जीरोज है तो अगर हम इस नंबर को इधर कर दें तो ये टर्म और ये टर्म इस पॉलिनोमियल का बन जाएगा फैक्टर्स। यही फैक्टर थ्योरम था क्लास 9th में, है ना। अब यानी कि इससे अगर हम डिवीजन देंगे तो डिवीजन देने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। कैसे? जैसे कि इसको अगर फैक्टर करेंगे तो x - 1 x - 2 आएगा। अगर हम इससे भागा देते हैं x - 1 से तो x - 1 x - 1 कट जाएगा, तो हमारे पास परसेंट क्या बचेगा? x - 2। रिमाइंडर कहां बचा? 0 बचा। रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब फैक्टर थ्योरम को वेरीफाइड किया है। अगर हम x - 2 से भागा दें तब भी ये पूरे का पूरा तरह से कट जाएगा। इसका मतलब है
कि अगर हमारे पास जो जीरोज है उसका वैल्यू को अगर हम लेफ्ट साइड पर उठा करके कर ले तो वही जीरोज जो है, अभी तक ये जीरोज था, ये हीरो था अपने आप में, ठीक है, लेकिन जैसे इसका डिजिट को उठा करके एक्स के साथ कर लिए, यही जीरोज किसमें कन्वर्ट हो गया, फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। और अगर जितना भी फैक्टर्स है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों का आपस में गुना कर ले, तो वापस से हम वही पॉलिनोमियल पर पहुंच सकते हैं जहां से चलना शुरू किया था। समझ में आ रही बात को? यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मान लीजिए कि इसके पास जो जीरोज दो को होगा, एक को हम अल्फा मान लिए, दूसरे को क्या मान लिए, बीटा मान लिए, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू है हमारे पास, देयरफॉर एक वैल्यू अल्फा है और x वैल्यू क्या है, बीटा है, ये दोनों क्या है, जीरोज है। अगर हम इसके अल्फा को इधर ले आए और इसके बीटा को भी लेफ्ट साइड में ले आए, अब ये दोनों का दोनों क्या होगा, फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है, किसका, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो क्या ये इसके बराबर हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, वही पुराना वाला के बराबर, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि यहाँ पर तो x गुना x स्क्वायर होगा, यहाँ पर ax स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बैलेंस करने के लिए a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे भी मैथमेटिक्स का आता है कि दोनों तरफ के इक्वेशन को बैलेंस अगर रखना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या किए, a से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ऐसे भी कोफिशिएंट को खास इशू नहीं रहता है, इक्वल टू जीरो तो उठा करके उधर कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। चल आगे चला जाए, इसको हम गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए एक्स स्क्वायर, अगर इन दोनों में देखें तो माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है, बच रहा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। यानी कि ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू ए अल्फा बीटा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या ये दोनों पॉलिनोमियल बराबर हो रहा है? तो दोनों पॉलिनोमियल कब बराबर होगा? जब इसका कोफिशिएंट भी बराबर हो, क्योंकि देखिए डिग्री के बेसिस पर तो दोनों का डिग्री 2 है और बीच में इक्वल का साइन, इक्वल क्या इंडिकेट कर रहा है? इक्वल इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों का कोफिशिएंट भी बराबर होना चाहिए, है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये तो बराबर ही है। अब जरा एक्स का कोफिशिएंट की बात किया जाए तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स की अगर बात करते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि है a इंटू अल्फा प्लस बीटा और इधर है हमारे पास, और उसके आगे माइनस भी लगा हुआ है, और उधर है हमारे पास bx, है, इसको हटा देते हैं। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकल करके आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। एक सेकंड चेक कर लेते हैं कैमरा वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना निकल करके आएगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज, कितना, माइनस बी। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी फॉर्म में इंडिकेट किया जाता है। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है और सी कांस्टेंट होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज को अगर जोड़ेंगे तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा। अगर हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करें, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करें, क्या मिलेगा हमारे पास, ए अल्फा बीटा बराबर सी, यानी कि अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब अभी तक तो देख रहे थे कि जीरोज मिलता तो है ही, लेकिन उन जीरोज में प्रॉपर्टी भी होता है कि अगर दोनों जीरोज को आपस में जोड़ दे तो माइनस बी बटा ए के बराबर हो जाएगा, और दोनों को गुना कर दे तो सी बटा ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ठीक है। अगर हम देखें तो इसके पास क्या हो जाएगा,
फैक्टराइजेशन करते हैं, -5x -2x, ठीक है, -5 -2 -7 हो जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे 10 भी हो जाएगा, ठीक। x को कॉमन ले लेंगे, x -5 -2 को कॉमन ले लेंगे तो भी x -5, दैट मींस x -5 आ गया पूरे में कॉमन, x -2, अब इसको 0 के बराबर कर देते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू 5 और 2 आ गया। मान लेते हैं कि एक हमारा अल्फा है, दूसरा हमारा बीटा है, जिसको अल्फा मानना है मान सकते हैं, जिसको बीटा मानना है मान सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि पहला वाला में अल्फा मानना है, दूसरे वाले को बीटा मानना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जरा चेक किया जाए कि क्या अल्फा प्लस बीटा कितना देता है हमको, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। इस 7 के नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया जाता है, a का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू -7 आएगा, b की जगह कितना है -7 है, और c का वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम 7 को -7 और आगे में माइनस लगा दे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि -7 की जगह क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, 1 की जगह क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। क्या अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आया, वाह बिल्कुल आ गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो 5 गुना 2 10, कुछ नहीं तो नीचे 1, 10 किसका वैल्यू है, c का, 1 किसका वैल्यू है, a का, हो गया, वेरीफाई हो गया, आराम से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करना कुछ नहीं है, क्वेश्चंस आप लोगों का जो बोर्ड्स में आता है या फिर जो भी बुक्स वगैरह मिलता है उसमें आपको सिर्फ सीधा सीधा ये कहेगा कि फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाइड या फिर कोफिशिएंट और जो जीरोज है उसके बीच रिलेशन वेरीफाइड कीजिए, सेम टू सेम ये काम करना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना अपना बुक निकाल करके जो भी बुक हो आप लोग के पास, एनसीईआरटी, आरएसएल, कोई भी बुक हो निकाल करके बना सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम होगा वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।